दोस्तों साल था 2015। उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर। तो उसी समय भारत की नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75I को पूरा करने की बात कही, जिसमें हमारी नेवी के लिए कुछ सबमरीन्स बनानी थी जो कन्वेंशनल होती, एआईपी सिस्टम के साथ होती और इसमें एआईपी सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है उसे भारत को ट्रांसफर किया जाता और भारत में ही इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती। तो इसके लिए भारत के पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन था और भारत चाहता था कि हाँ यही टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो, वो थी जापान की शोर्यू क्लास की सबमरीन। जापान के पास शोर्यू क्लास की इसी तरह की एक सबमरीन है जो कि भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें बैटरीज को लेकर काफी ज्यादा हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। अभी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल शायद कोई भी कर सकता है, लेकिन इनका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाना, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बैटरीज कभी भी ब्लास्ट वगैरह कर देती है। तो जापान को इसमें एक्सपर्टीज हासिल है। तो जापान के पास ये जो शोर्यू क्लास की सबमरीन थी ये भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती थी और उस समय ये सबमरीन दुनिया भर की जितनी भी इस तरह की कन्वेंशनल सबमरीन्स थी उनमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों अफसोस कि जापान की तरफ से इसमें इनकार कर दिया गया। कारण ये था कि जापान अपने किसी भी लिथल वेपन को किसी भी दूसरे देश को नहीं दे सकता था। जापान के अंदर एक कानून पारित किया गया था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही चलते आ रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय पहले की बात है जब जापान ने ये कानून हटा दिया था और कुछ चुनिंदा देशों के लिए हटाया था। इसमें 12 देश शामिल थे और 12 में से एक देश भारत भी था। यहाँ पर जापान ने कहा था कि अब इन 12 देशों को हम हमारे लीथल वेपन्स भी जो हमने खुद ने डेवलप किए हैं उन्हें भी बेचने के लिए तैयार हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस तरह के कुछ देश थे। और अगर ये पूरी लिस्ट देखी जाए तो इसमें सारे के सारे लगभग चाइना विरोधी देश ही हैं। कहने का मतलब साउथ चाइना सी में चाइना को जो काउंटर कर सके उनको ये सारे वेपन्स दिए जाएंगे। इसके लिए जापान ने हरी झंडी दिखा दी थी। इसके बाद काफी ज्यादा बहस चली कि क्या भारत अब अपनी सबमरीन्स की डिमांड को जापान से पूरी करेगा, क्योंकि जापान ने अब शोर्यू क्लास से भी आगे जाकर ताइफे क्लास की सबमरीन बनाई है जो कि शोर्यू क्लास से भी कई ज्यादा एडवांस सबमरीन है। इसके एवियोनिक्स, इसके सेंसर्स, इसका बैटरी सिस्टम, ये सारा कुछ पुरानी वाली की तुलना में कई ज्यादा एडवांस है और इस समय भी ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कन्वेंशनल सबमरीन्स मानी जाती है अटैक के मामले में। अभी चूंकि भारत और जापान दोनों ही क्वाड का हिस्सा है, कई बार जापान और अमेरिका ने ज्वाइंटली इस बात को जाहिर किया है कि भारत की ताकत को बढ़ाना इन दोनों देशों की प्रायोरिटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत दानवीर कर्ण है, क्योंकि इसलिए कि अगर भारत ज्यादा मजबूत होता है तो चाइना को काउंटर करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। ना अमेरिका ना ही जापान दोनों अपने दम पर चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। दोनों एक साथ मिल जाए तब भी वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकते जब तक कि इनके सहयोग के लिए भारत ना आ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जापान और अमेरिका चाहते हैं कि भारत को ताकतवर किया जाए और ज्यादा ताकतवर किया जाए। इसी का नमूना हमने देखा कि जापान ने अपने द्वारा बनाया गया प्रतिबंध हटा दिया और भारत को लिथल वेपन बेचने की श्रेणी में अव्वल रखा गया। अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि एक एंटीना जो कि हमारे स्टेल्थ जहाजों में इंटीग्रेट किए जाने हैं उनकी डील हुई है जापान से, वो भारत को दिए जाएंगे और ये कानून हटाए जाने के बाद में पहली डील थी। इसी के अलावा जापान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि भारत को जब भी नेवल फील्ड में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की उपकरण की रिक्वायरमेंट होगी तो जापान उसे फुलफिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। यहाँ तक कि जापान ने भारत को एमका में मदद करने के लिए भी आश्वासन दिया है और ऑफर ही दिया एक तरह से। तो बताया जा रहा है कि अब भारत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है फिर से जापान की इन्हीं सबमरीन्स में और भारत चाहता है कि इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जाए ताकि भारत इनके आधार पर अपने खुद के दम पर अपनी नौसेना के लिए सबमरीन बनाए। कुछ ही समय पहले मैंने आपको ये वीडियो भी बनाकर बताया था कि प्रोजेक्ट 75I चूंकि इस तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई भी देश उसमें काम करना नहीं चाह रहा है, कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अंततः अब कुल मिलाकर 12 अटैक सबमरीन जो कि डीजल इलेक्ट्रिक होंगी, कन्वेंशनल होंगी, वो भारत खुद के बूते ही बनाने वाला है, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत हो सकती है, थोड़े से सहयोग की जरूरत हो सकती है। तो इसके लिए भारत ने ऑफिशियली ये इच्छा रखी है कि जापान उसकी मदद करे और जापान अपनी सबमरीन की टेक्नोलॉजी जो हिस्सा भारत को नहीं पता उस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करे। तो यानी 2015 वाला सिनारियो दोबारा क्रिएट हो चुका है। जिस तरह से 2015 में हमने जापान से टेक्नोलॉजी की डिमांड की थी, सेम उसी तरह से अब भारत की तरफ से संभवतः जापान से ये मदद मांगी जाएगी, ऑफिशियली उसे ऑफर दिया जाएगा और इस बार पहले की तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो कानून बीच में अड़ंगे थे वो ऑलरेडी हट चुके हैं। तो भारत की मदद के लिए जापान इस बार इनकार नहीं करेगा। और वैसे भी अगर भारत सबमरीन के क्षेत्र में और ज्यादा एडवांस होता है तो ये जापान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाइना को रोकने के लिए भारतीय नौसेना का ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि जो चाइना की सबमरीन का बेड़ा है वो दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है।
इतना कि उम्मीद से ज्यादा। नंबर्स की बात की जाए तो चाइनीज नेवी इस समय दुनिया की नंबर 1 नेवी बन चुकी है। इतने सारे युद्धपोत और सबमरीन वगैरह उसकी नौसेना में शामिल कर लिए गए हैं। तो अगर उसे काउंटर करना है तो भारत के पास इस तरह की अटैक सबमरीन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अगर होता है तो क्वाड के सभी कंट्रीज और बाकी भी चाइना के आसपास जितनी भी उसकी दुश्मन कंट्रीज हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है कि जैसे ही भारत इस बार ऑफर करेगा तो इस बार किसी भी तरह से जापान इनकार करने वाला नहीं है। तो खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत इसे ऑफिशियली कब ऑफर करता है, कब जापान से बात करता है। वो जब भी करेगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।